वंचित रहे और ये 12 समुदाय के लाखों लोग अब इस समावेशन या संशोधन के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य में और अपने संवैधानिक अधिकार जो प्रजातंत्र में अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित, वो चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, शिक्षा में आरक्षण का विषय हो, इन सारे विषयों का पूरा लाभ इस समाज को मिलेगा। मोदी जी को एक बार फिर से धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मोदी जी ने आज किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसमें उन्होंने आज किसान सम्मान निधि के जो है 14वीं किस्त को लागू किया और 17,000 करोड़ रुपए किसानों को उन्होंने भेजा है। इसी के साथ साथ पूरे देश भर में किसान समृद्धि केंद्र को उन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर किसानों के हित के लिए अनेक कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ उन्होंने यूरिया के तीसरा प्रकार, जिसको यूरिया गोल्ड कहा जाएगा और जिसमें जो सल्फर कोटेड यूरिया होगा, इसको भी आज उन्होंने किसानों को समर्पित किया। इस यूरिया से किसानों को बहुत फायदा होगा। यह यूरिया बहुत तेजी से घुलेगा नहीं, जिसके कारण किसानों को नुकसानी से बचत होगी। ऐसे अनेक योजना लागू करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव पारित किया था। सौरा वर्ग के लोगों ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। हम समझते हैं लोगों को इससे फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा केंद्र के उस पहल से जुड़ा हुआ है जिसका सीधा असर हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इस बात को भलीभांति समझती है केंद्र की मोदी सरकार और इसीलिए पहल पर पहल, फैसलों पर फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिनका असर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार यानी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस इस बात को लेकर अपने तरीके से बचाव की मुद्रा में है कि इन पहलों का क्या जवाब दिया जाए। श्रेय की राजनीति भी हमें देखने को मिल रही है। जो भी पहल किए जा रहे हैं उसे कांग्रेस ये कहकर नकार रही है कि ये हमारी ओर से की गई पहल का असर है। ऐसे में कौन सही है, कौन गलत और कौन है छत्तीसगढ़ का हितैषी, इसी पर आज हमारी चर्चा आधारित है। मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर्व आदिवासी समाज के बीएस रावते जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, जो कि बताएंगे आदिवासियों का पक्ष क्या है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार मरकाम जी, जिनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं हुंगाराम जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। पहले हुंगाराम जी की ओर रुख करेंगे और उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो मेरी आवाज अगर हुंगाराम जी को मिल रही होगी तो उनसे सवाल मेरा यही है कि केंद्र का ज्यादा तवज्जो देना छत्तीसगढ़ को क्या ये बताता है कि आप लोग चुनावी वर्ष में, चुनावी प्रदेशों में ज्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ में अब अचानक से केंद्र का फोकस जो है वो बढ़ा है। तो हुंगाराम जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही होगी तो मेरा सवाल आपसे। हुंगाराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि केंद्र की तवज्जो बढ़ गई है छत्तीसगढ़ की ओर और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि किसान सम्मान की निधि, यूरिया और बाकी सौगातें जो किसानों को दी गई है उसमें छत्तीसगढ़ को काफी कुछ मिला है, ऐसा जिक्र हो रहा है बीजेपी की ओर से। और ये भी कि जो आदिवासी जाति के ऐसे लोग जिनकी मात्रा में त्रुटि होने की वजह से सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, उन्हें अब 12 जातियों को सर्टिफिकेट मिल सकेगा। तो ये दोनों फैसलों को क्या राजनीति से और चुनाव से जोड़कर देखा जाए? नहीं, मैं तो चुनाव को लेकर देखा जाए ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, केंद्र में आए हैं, तब से गरीबों, छोटे स्तर के आम आदमी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंता करते हैं और केंद्र की सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। इसलिए किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो गैस चूल्हा की बात हो, चाहे वो हर बेटी बहू के लिए शौचालय की बात हो, और
हमारे छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मैं जिस जगह में रहता हूँ सुकमा में, गर्व के साथ कहता हूँ सुकमा भी हमारे पार्टी की देन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमेशा सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर चलने वाला पार्टी है। हमेशा ये हम विकास के बारे में सोचते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसा है भाई साहब। ठीक है, बीजेपी तो ये नहीं मानती, लेकिन अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने से भी वो नहीं चूक रही है। देर से सही पर छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री की नजरों करम पड़ी हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई घोषणाएं जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं वो दिखाई देती हैं। और हम सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री ने मणिपुर का जब जिक्र किया तो छत्तीसगढ़ में भी क्या हो रहे हैं हालात उसका भी जिक्र करने से वो नहीं चुके। इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को मैं ले चलता हूं कांग्रेस का पक्ष जानने की ओर और हमारे साथ कृष्ण कुमार अनुरागी जी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, सुन रहे हैं बीजेपी को चुनाव है, आप लोग ने जो किया, लेकिन अब केंद्र जो कर रही है उसका बड़ा असर होगा ऐसा आकलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए तिवारी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी माननीय भूपेश बघेल की सरकार आई 2018 में, और तब से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी परिवारों को उनके रोजी रोटी और कपड़ा और मकान के लिए और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक झूठ बोलने में और झूठी श्रेय लेने में माहिर उनके पास बहुत माहिर है इसमें, क्योंकि 11 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के साथ साथ विपक्ष में रहते हुए भी माननीय भूपेश बघेल जी जाति समूह के अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए उनके साथ संघर्ष किए हैं और अनेकों संघर्ष किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार, जिस समय राज्य में भी उनकी सरकार थी रमन की और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, रमन कभी नहीं चाहा कि आदिवासियों का हित हो, आदिवासियों का भला हो। अगर चाहते तो केंद्र में भी तो उनकी सरकार थी, उस समय भी जनजातियों में शामिल कर सकते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि आदिवासियों का भला हो, इन 12 समूह की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। बल्कि रमन सिंह तो आदिवासी भूमि संशोधन विधेयक ला करके आदिवासी की जमीन को हड़पने का कानून बनाया है। बस्तर में लोहड़ीगुड़ा में आदिवासी की जमीन में टाटा संयंत्र लगाने के लिए नहीं लग पाए उनके बाद। कृष्ण कुमार जी, लेकिन आज जो रमन सिंह है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो तो 4 बार पत्र लिख चुके थे, वो पहल आगे बढ़ी, धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो केंद्र के पास पहुंची, अब केंद्र ने उस पर फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र लिखने से पहले तो डॉक्टर रमन सिंह ने ये पहल कर चुके थे, तो श्रेय किसे मिलेगा, कांग्रेस को या भाजपा को? देखिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह हमेशा बोलते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री थे। अगर संवेदनशील मुख्यमंत्री जी थे तो जिस समय वो राज्य में थे और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उस समय तो वो करवा सकते थे। अरे तो आपके मुख्यमंत्री की ज्यादा बात मानते हैं, ये माने मोदी जी क्या आप लोगों की बात मान के ये कर दिए? ये तो कहीं ना कहीं हमारी भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश से तो भरोसा है और भूपेश बघेल 11 फरवरी 2021 को संज्ञान में लेते हुए इस पर उन्होंने पत्र लिखा और आज पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं हम जो सामाजिक कार्यकर्ता न्याय मंत्री को धन्यवाद देते हैं और साथ में प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। तो ये माने कि मोदी जी रमन सिंह की कम सुनते हैं, भूपेश बघेल की ज्यादा सुनते हैं, यही है कहना है ना आपका? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित के लिए चर्चा करते हैं, छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति के लिए हित के लिए करते हैं। ठीक है, हुंगाराम जी की तरफ सीधा हुंगाराम जी, देखिए आप लोग इतने साल से पहल कर रहे थे, रमन सिंह 4 बार पत्र लिख लिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, लेकिन कार्रवाई हुई भूपेश बघेल के कार्यकाल में, तो श्रेय तो उनको मिलेगा भाई, आप लोग को क्या श्रेय इसमें? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार पत्र लिखते रहे हैं, वो काम तो होना ही था, हो गया, श्रेय लेने का प्रयास मत करें। रही बात आदिवासियों की हित की बात, जो विकास की बात करने वाले प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं
2018 में गंगा जल की कसम खा के इन्होंने सरकार को झूठे वादा करके तो आए हैं, लेकिन आदिवासियों की हित करने के बगैर बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, आश्रम सुरक्षित नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, होमगार्ड महिलाएं नहीं है। हमारे सरकार कोटा के बिना आवाज बना के दिया था। आदिवासियों की बोलने वाले लोग में आप बताना चाहेंगे? आपके बस्तर में झरेवाली के घटना बहुत बड़ी घटना हुआ था, उस समय कहाँ थी आपकी मानवता? भूपेश बघेल के सरकार में युवाओं को गोबर बेचने का काम में लगा देते हैं, गाय गोटन को विषय पे बात करो, विषय पे बात करो, विषय से भटक के मत जाओ, विषय पे चर्चा करो। मुद्दे पर बात करो तो किसानों का अभी तक पैसा खाते में नहीं डाल पाए। इसी वजह से बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी ने आपको तिरस्कार कर दिया। ये सब लोग जानते हैं, आदिवासी लोग। आपका जूतिया चलने वाला नहीं है। ये आदिवासी को भी जानते हो, आपका तिरस्कार कर दिया। बिल्कुल, आप लोग झूठ बोल रहे हो। अभी तक दान का पैसा आप लोग बोनस का वादा किए। ठीक है, हमारे साथ रावते जी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक निष्पक्ष समाज के नेता के रूप में वो जाने भी जाते हैं। रावते जी, ये पहल लंबे समय से चल रही थी, अब उसे आकार दे दिया गया। केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में कांग्रेस सरकार है, श्रेय किसके तरफ जाएगा? रावते जी। आप सबको जय जोहार। आज जो दोनों सरकारें श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, ये तालाब में गोता लगाने के समान है। इनके हाथ में दोनों के कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्व आदिवासी समाज लगातार 2001 से आंदोलनरत है। पहले वो 12% के लिए लड़ा और उसके बाद लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चॉकआउट किया था 32, 12, 14 उस हिसाब से आरक्षण मिलना था, वो अभी भी हमको नहीं मिल रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले साल हमारा मेडिकल का 110 सीट कम हुआ 20 कर देने से। हमारा जो जनसंख्या है 32 उठता नहीं मिल रहा है। और इस साल का भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट आदिवासियों को मिलेगा, जबकि 300 सीट मिलना चाहिए। तो ये दोनों सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि हमने जाति प्रमाण पत्र देने का ये किया करके। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी इससे, और जो 12 साल से हमको 12% नहीं मिला, वो 1 लाख कब मिलेगा? 1.5 लाख पद। दूसरी बात, अगर अभी भर्ती हो रहा है मेडिकल में तो उसको हमारा 32% नहीं मिला, तो उसके जवाबदार कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? इसको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अभी जो जनसंख्या बढ़ेगा, ये 10%, 5% जो भी बढ़े, जो जाति शामिल हुए हैं, तो उनके लिए क्या अलग से और आरक्षण की व्यवस्था होगी? 32 में और जुड़ के आएगा? वो तो जब पूरी जनगणना के बाद आरक्षण का स्वरूप आएगा उसमें जुड़ जाएगा। नहीं, ये कब जुड़ेगा? इन लोग तो जो हैं उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जोड़ेंगे कब? 12 साल लगाया 32% देने में, आदिवासियों का हित हुआ। और जो जातियों का भी शामिल किया गया है इन लोग, उनकी जमीनों को जर्नल है करके दूसरे लोग खरीद लिए। वो जमीन का क्या होगा? वो जमीन वापस होगा? नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये दोनों सरकारें आदिवासियों को फुटबॉल की गेंद की तरह मार रहे हैं। आदिवासी पूरा समझ गए हैं और अपनी भला सोचने के लिए उन लोग अब नया कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि इन लोग 15 साल से 20 साल से हमको सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं और आदिवासियों के हित में निर्णय नहीं ले पाए। आज बस्तर देखिए, अभी भी स्थानीय भर्ती नहीं हो रहा है। 32 विधायक हैं, सोए हुए हैं। चलिए, देर आए पर दुरुस्त तो आए, कुछ तो कर रही है सरकार, दोनों सरकारें कर रही है, आदिवासियों के लिए भी, किसानों के लिए भी। समय जाने के बाद कोई परिणाम आता है। आदमी का बीमारी की मौत होने के बाद दवाई देने से क्या फायदा? क्या फायदा? ठीक है। एक बड़ी बात कह दी है रावते जी ने, और यही सवाल मेरा दोनों पक्षों से रहेगा। पहले बीजेपी को रुख करते हैं। बीजेपी इतनी देर क्यों कर देती है? जब ऐसी चीजें आती है तो उस समय त्वरित निर्णय क्यों नहीं होता? रमन सिंह के समय क्यों निर्णय नहीं कर लिए हुंगाराम जी आप लोग? भाई साहब, आप लोग हमेशा कोई समय देख के या ये किसको लाभ होने वाला ये सोचकर हमारे पार्टी नहीं करता है। 24 घंटा
विकास करने वाला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए केंद्र में आज जो कांग्रेस तो 50 भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में जो झूठ बोल के आया रहा वे कहीं का नहीं लगने वाला है। 3 महीना के बाद पता चल जाएगा। अगले 25 साल तक छत्तीसगढ़ में भी ये कांग्रेस कहीं नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए, बीजेपी नफा नुकसान नहीं देखती, एक प्रक्रिया के तहत फैसले होते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत फैसले किए जा रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, बीजेपी तो ये बोलकर सेफ साइड ले ली है कि केंद्र का फैसला है और केंद्र के फैसले के लिए कोई चुनाव का वो मोहताज नहीं है, वो फैसले समय पर लेते रहती है। पर आप लोगों के यहाँ से क्यों देरी हो गई? 21 में मान लो किए थे आप लोग, तो अभी 23 हो गया। चुनाव के समय आते आते आप लोग श्रेय ले रहे हैं इसका। देखो, श्रेय लेने वाली बात नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया, जिक्र किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे, और पत्र लिखने के साथ साथ जब वो पार्टी, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, उस समय भी इन जनजाति समूह के साथ उन्होंने संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़े, और आज कहीं ना कहीं सफलता मिली है। तो ये तो सफलता कहीं ना कहीं हम तो माननीय भूपेश बघेल जी को और यहाँ के आदिवासियों को देना चाहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करते हैं? विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमारा आदिवासी भाषा जो प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी थे विश्वदेव साह जी, उनको हटाए, और अभी अभी हाल ही में नंद कुमार साह जी आए और उनके आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के कि ये तो हमेशा किसान आदिवासियों की उपेक्षित करते हैं, निम्न दृष्टिकोण से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारी भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार और हमेशा आदिवासियों की हित की लड़ाई लड़े और लड़ते रहेंगे, और इसी वजह से अनेकों योजनाएं बनाए। आप देखेंगे आज वो भली बुआती है, जिस समय सारी स्कूलें बंद थी, आज स्कूल वहां खुले पड़े हैं, बच्चे जा रहे हैं, हंसते खेलते स्कूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोहड़ी गुड़ा के जो जमीन उनको दिलाने में माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत अच्छा सहयोग था। तो कहीं ना कहीं हम श्रेय नहीं ले रहे, लेकिन हकीकत में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो तो कहीं ना कहीं वो श्रेय के पात्र है, और रखेंगे भी, और हमेशा सड़क की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और आदिवासियों को जो उनकी मूलभूत जो सुविधा है हम उनको देते रहेंगे। ये हमारी सरकार की मंशा, माननीय भूपेश बघेल की मंशा है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस तो ये मान के चलती है कि जो पहल हो रही है उसका सारा श्रेय उसे जाता है, लेकिन इसका अल्टीमेट फायदा किसे होगा, इस पर एक बार फिर से रावते जी की ओर चलते हैं। रावते जी, दोनों चीजों को आप जोड़ लेते हैं, किसान भी और आदिवासी भी, इन दोनों वर्गों का वोट जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी। क्या लगता है, यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों क्या इन दोनों वर्गों को खुश करने में सफल हुई हैं, और चुनाव आते आते और ज्यादा खुश कर देंगी तो ये दोनों वर्ग एक तरफ हो जाएंगे? देखिए, जिम्मेदारी की बात है, खुश करने की नहीं है। ये लोग सही समय पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, जिसके कारण आदिवासी आज बहुत उदासीन है। दूसरा, आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें इनकम बेसिक बना दिया। आदिवासियों को 2.5 लाख है और बाकी का 8 लाख 6 लाख है, तो एक समान क्यों नहीं हो रहा है? चपरासी को भी 2.5 लाख मिलता है, तो उसको आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ ढकोसला साबित हो रहा है। उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो बाकी को कैसे क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है इसमें? इनकम सीमा बना दी है 2.5 लाख वार्षिक, जबकि ये 8 लाख 10 लाख होना चाहिए, जैसे ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का रखा है उस हिसाब से रखना चाहिए। क्रीमी लेयर बना दिया, क्रीमी लेयर बना दिए यहाँ पर। और दूसरा, तो ये अनुसूचित क्षेत्र में थोड़ी ये लागू है क्या? ये लागू है, तभी तो हम लोगों को बहुत सारा स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और जो फीस बढ़ा दिए हैं 10 लाख 20 लाख, तो कौन आदिवासी पढ़ा सकता है? कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं, कोई ट्रक का मालिक नहीं, कोई गोदाम का मालिक नहीं, बस कृषि मजदूरी है, तो 10 लाख पैसा देख कैसे पढ़ाएंगे? और ये दोनों सरकार ताक रही, अभी भी हम लोग 2001 से मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कभी अचानक आ जाता है, अचानक क्या 75 साल बाद किसी समाज को आज आदिवासी घोषित करोगे, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अचानक किसी को आप आदिवासी बना दोगे, तो समाज में नहीं, तो वो आदिवासी है कि नहीं? ये 12 जातियां जो हैं वो आदिवासी तो थी ना? है, हाँ, लेकिन मणिपुर में जैसे अचानक आप 75 साल बाद किसी को आदिवासी बना दिए, अभी जम्मू कश्मीर में किसी को फिर बना दिए, वहां के लोग जो समाज के हैं उन लोग भी अब लड़ रहे हैं। तो कोर्ट ने दिया आदेश, तो कोर्ट इसको परीक्षण करना चाहिए सामाजिक स्तर पे। कोर्ट कैसे आदेश करेगा? क्या परीक्षण हुआ है, क्या सर्वे हुआ है, क्या इनकी रीति रिवाज परंपरा का मूल्यांकन हुआ है?
ऐसा नहीं होता है। और उचंती किसी को नहीं कह सकते, आपकी आदिवासी है उसकी परीक्षण होता है। और कई लोगों को अनुसूचित जनजाति से बाहर भी किए हैं जो हमारी व्यवस्था को छोड़ चुके हैं। तो इसका परीक्षण होना चाहिए बाकायदा, तब ये होना चाहिए। और अभी भी हमारे साथ परसीमन में 5 सीट गया जनसंख्या कम करके, अभी जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या 5 सीट वापस होगा आदिवासियों का? बस्तर का और 3 सरगुजा का, 1 जसपुर का, इस पर हमको फोकस करना चाहिए। तो वो तो 26 में है परसीमन, जब ये अनुशंसा करेंगे तब तो, ये तो अनुशंसा ही नहीं करेंगे ना, ये जनसंख्या डिक्लेयर नहीं करेंगे कि कितने की इनको फायदा हो रहा है। अभी जो 12 जनजाति शामिल किए हैं उनके आंकड़े आना चाहिए। और फर्जी इतना भर्ती कर दिए हैं, ये सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। जब लड़के लोग निर्वस्त्र होकर दौड़े तो चीफ सेक्रेटरी विधानसभा में मीटिंग ले रहा है, लेकिन मीटिंग लेने के बाद अभी तक कितने लोगों को निकाला? कोई लिस्ट जारी किया? नहीं किया। मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ, 350 लोगों को मैं ही लिस्ट दिया हूँ। और अभी भी जांच करके आया है एक आदमी का मध्य प्रदेश से, तो पहले क्या बोले मध्य प्रदेश का निवासी है, तो इसके मध्य प्रदेश के उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजा। 20 साल बाद जांच होके आया तो यहाँ के सेक्रेटरी और ऑफिस स्टाफ क्या बोल रहे हैं, ये तो यहाँ नौकरी करता है तो यहाँ के उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जांच होना चाहिए। 20 साल निकल गया, 5 साल पहले निकल गया, अब फिर 5 साल निकल जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में फर्जी बैठा है, वो पूरा फाइल का मूवमेंट को देखता है। ठीक है, तो ये तो आदिवासी समाज की अपनी पीड़ा है, और इससे ना राज्य सरकार अछूती है ना केंद्र सरकार अछूती है, और इसलिए इन दोनों को ध्यान देना होगा। कुछ मुद्दों पर काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अगर फैसला नहीं लिया गया तो आदिवासी समाज सोचने पर दोनों पार्टियों के लिए मजबूर होगा। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस तरीके के आक्रोश को भी झेलना पड़ेगा। कृष्ण कुमार जी, आप लोग सरकार में हैं, ये बोल के नहीं बच सकते कि केंद्र में कोई और सरकार है। आप लोग को बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं। केवल एक मामले में श्रेय ले लेंगे, बाकी में इनकी समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। आप खुद आदिवासी हैं, बताइए इस तरीके की समस्याओं को लेकर क्या किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करते हुए अनेकों आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजना उन्होंने बनाए हैं और धरातल में कहीं ना कहीं आज दिख भी रहे हैं। आप वहां के जो वन उपज है उनकी वाजिब दाम देकर के, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी माननीय भूपेश बघेल की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को, कहीं ना कहीं उनकी जो मिलना चाहिए उनकी उपज की हकीकत दो दाम, वो माननीय भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है रमन राज में बस्तर से सरगुजा में आदिवासियों के मौलिक अधिकार का जिन्होंने रद्द कर दिए हैं, अनेकों लोगों को उन्होंने जेल में डलवा के रखे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन अभी माननीय भूपेश बघेल जी की मंशा अलग है। वो तो ये चाहते कि आदिवासियों का भला हो, आदिवासियों का उचित स्थान मिले, और इस कार्यों में वो हमेशा अग्रसर होकर के काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का भी बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, ये कांग्रेस तो शायद ये मानेगी नहीं कि भाई ये समस्याएं जो हैं वो राज्य से संबंधित है, इसमें केंद्र को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इसलिए केंद्र की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हुंगाराम जी की ओर चलूंगा। हुंगाराम जी, आप लोग अपने ऊपर बड़े नेताओं को, आला नेताओं को ये बताते हैं कि नहीं छत्तीसगढ़ में ये सब मांगे हो रही है, यहाँ हमारी सरकार नहीं है तो केंद्र से कुछ पूरा कर दो ताकि हमको चुनाव में फायदा हो, इस तरीके की बातें आप लोग पहुंचाते हैं ऊपर? भाई साहब, अभी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रायपुर में बड़ा सभा करके गए। उस समय भूपेश बघेल जी को पूछे थे आप लोग मीडिया वाले कि क्या दे के गए, तो भूपेश बघेल जी मंच से बोलते हैं जब भी प्रधानमंत्री जी को हम लोग कम मांगते हैं तो ज्यादा देते हैं, और फिर जाने के बाद बोलते हैं कि कुछ नहीं दिए। तो महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने में पूरा महारत हासिल है। ये ऐसा वाक्य है ही नहीं है। बेचने के लिए मजबूर कर आदरणीय तिवारी जी भी आप तिवारी जी जानते हैं ये सब इतने मनगढ़ंत कहानी कहाँ से बना के लाते यूनिवर्सिटी से कहाँ से लाते समझ में नहीं आता। ये लोग क्या बात करेंगे, इन लोग करनी और कतनी, इन लोग बहुत अंतर है। इन लोग कुछ नहीं किए हैं, इन लोग बहुत पछताएंगे
अभी बस इन लोगों का 3 महीना हो रहा है, ये सिर्फ 3 महीना के बाद बस्तर से लेकर के सरगुजा तक विस्तार किया भारतीय जनता पार्टी को, विस्तार करके रख दिए। कहा 14 सीटों में लाके समेट गए आप। अब सोच लो, देखते रहिए, झूठ बोले, झूठ वादा करके आप लोग आए हो, आपकी बात कभी नहीं आओगे, क्योंकि एक भी वादा आपका 36 वादा पूरा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं वो आज कर्मचारी संगठन इतिहास में पहली बार कर्मचारी संगठन रोज हड़ताल कर रहे हैं। युवाओं को नग्न अवस्था में विधानसभा के लिए जाना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली बार कोई युवा नग्न अवस्था में युवाओं को नग्न अवस्था में हड़ताल करना पड़ रहा है, आप बोलेंगे हैं? इस पर वो अलग घोटाले के बारे में बोलेंगे आप, घोटाले के बारे में बोलेंगे, सवाल घोटाला के बारे में बोलेंगे आप। घोटालेबाज की सरकार, उपेश सरकार है, 2000 करोड़ का शराब घोटाला करेंगे, चावल घोटाला करेंगे, राय घोटाला करेंगे, एक गाय घोटाला पे नहीं मिलता। चलिए ठीक है रावते जी बोलना चाहते हैं, सुन लीजिए रावते जी को सुन लेते हैं। देखिए ठीक है रावते जी, ये तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन आदिवासियों के मूल समस्या है, दोनों पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आय सीमा बढ़ाना पड़ेगा, सेंट्रल का काम है, पर सीमन जो अभी जनसंख्या बढ़ा है उस हिसाब से विचार करना पड़ेगा। तीसरा स्टेट का मामला है, पेशा कानून जो बना है अभी वो पर्याप्त और उचित नहीं है, उसके लिए जन जगह आंदोलन चल रहा है हर जगह। और मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो अभी हो रहा है उसमें सही न्याय मिलना चाहिए, तब तो ये दोनों पार्टी आदिवासियों के भला के बारे में सोचते। योजनाएं कई आती है, लेकिन हमारा मूलभूत अधिकार है वो मिलना चाहिए, तब तो उचित है, अन्यथा हम तो आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। ठीक है, तो आदिवासियों का एक अपना एंगल है, लेकिन कोशिश दोनों ओर से हो रही है। बीजेपी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, और ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि असली इसका हकदार और इसके पीछे काम करने वाला कौन है। लेकिन जनता तय करेगी कि इसके दावे में दम है, कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करेंगे। हमारे साथ BS रावते जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हुंगाराम जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और कृष्ण कुमार जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। और आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है और माप का हाथ के खेल में कौन है राजा कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24। हर नौजवान के सपनों को सच तक पहुंचाने आया है।